नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गोदान भाग 19। लेखक मुंशी प्रेमचंद। मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। उसके जीवन में ऊसी हंसी नहीं है। केवल गुड़ खाकर कौन जी सकता है, और जिए भी तो वह कोई सुखी जीवन न होगा। वह हंसती है इसलिए कि उसे इसके भी दाम मिलते हैं। उसका चहकना और चमकना इसलिए नहीं है कि वह चहकने को ही जीवन समझती है, या उसने निजत्व को अपनी आंखों में इतना बढ़ा लिया है कि जो कुछ करे अपने ही लिए करे। नहीं, वह इसलिए चहकती है और विनोद करती है कि इससे उसके कर्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाता है। उसके बाप उन विचित्र जीवों में थे जो केवल जुबान की मदद से लाखों के वारे न्यारे करते थे। बड़े बड़े जमींदारों और रईसों की जायदादें बिकवाना, उन्हें काराजा दिलाना या उनके मामलों को अफसरों से मिलकर तय करा देना, यही उनका व्यवसाय था। दूसरे शब्दों में वे दलाल थे। इस वर्ग के लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं। जिस काम से कुछ मिलने की आशा हो वो उठा लेंगे, किसी न किसी तरह उसे निभा भी देंगे। किसी राजा की शादी किसी राजकुमारी से ठीक करवा दी और 10-20 हजार उसी में मार लिए। यही दलाल जब छोटे छोटे सौदे करते हैं तो टाउट कहे जाते हैं, और हम उनसे घृणा करते हैं। बड़े बड़े काम करके वही टाउट राजाओं के साथ शिकार खेलता है और गवर्नरों की मेज पर चाय पीता है। मिस्टर कॉल उन्हीं भाग्यवानों में से थे। उनके 3 लड़कियां ही लड़क्याओं थी। उनका विचार था कि तीनों को इंग्लैंड भेजकर शिक्षा के शिखर पर पहुंचा दें। अन्य बहुत से बड़े आदमियों की तरह उनका भी ख्याल था कि इंग्लैंड में शिक्षा पाकर आदमी कुछ और हो जाता है। शायद वहां के जलवायु में बुद्धि को तेज कर देने की कोई शक्ति है। मगर उनकी ये कामना 1/3 से ज्यादा पूरी न हुई। मालती इंग्लैंड में ही थी कि उन पर फालिज लकवा गिरा और बेकाम कर गया। अब बड़ी मुश्किल से 2 आदमियों के सहारे उठते बैठते थे। जुबान तो बिल्कुल बंद ही हो गई, और जब जुबान ही बंद हो गई तो आमदनी भी बंद हो गई। जो कुछ थी जुबान ही की कमाई थी। कुछ बचा रखने की उनकी आदत न थी। अनियमित आय थी और अनियमित खर्च था। इसलिए इधर कई साल से बहुत तंगहाल हो रहे थे। सारा दायित्व मालती पर आ पड़ा। मालती के 400-500 रुपए में वो भोगविलास और ठाट बाट तो क्या निपटा। हाँ, इतना था कि दोनों लड़कियों की शिक्षा होती जाती थी और भले मानसों की तरह जिंदगी बसर होती थी। मालती सुबह से पहर रात तक दौड़ती रहती थी। चाहती थी कि पिता सात्विकता के साथ रहें, लेकिन पिताजी को शराब कुआब का ऐसा चस्का पड़ा था कि किसी तरह गला न छोड़ता था। कहीं से कुछ न मिलता तो एक महाजन से अपने बंगले पर प्रोनोट लिखकर 1000-2000 ले लेते थे। महाजन उनका पुराना मित्र था, जिसने उनकी बदौलत लेन देन में लाखों कमाए थे, और मुरवत के मारे कुछ बोलता न था। उसके 25,000 चढ़ चुके थे और जब चाहता कुर्की करा सकता था, मगर मित्रता की लाज निभाता जाता था। आत्मसेवियों में जो निर्लज्जता आ जाती है वो कॉल में भी थी। तकाजे हुआ करे, उन्हें परवाह न थी। मालती उनके अपव्यय पर झुंझलाती रहती थी, लेकिन उसकी माता जो साक्षात देवी थी और इस युग में भी पति की सेवा को नारी जीवन का मुख्य हेतु समझती थी, उसे समझाती रहती थी। इसलिए गृहयुद्ध न होने पाता था। संध्या हो गई थी। हवा में अभी तक गर्मी थी। आकाश में धुंध छाया हुआ था। मालती और उसकी दोनों बहनें बंगले के सामने घास पर बैठी हुई थी। पानी न पाने के कारण वहां की दूब जल गई थी और भीतर की मिट्टी निकल आई थी। मालती ने पूछा, माली क्या बिल्कुल पानी नहीं देता? मंजली बहन सरोज ने कहा, पड़ा पड़ा सोया करता है सुअर। जब कहो तो 20 बहाने निकालने लगता है। सरोज भी है। मैं पढ़ती थी। दुबली सी, लंबी, पीली, रूखी, कटु। उसे किसी की कोई बात पसंद न आती थी। हमेशा ऐब निकालती रहती थी। डॉक्टरों की सलाह थी कि वह कोई परिश्रम न करे और पहाड़ पर रहे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी न थी कि उसे पहाड़ पर भेजा जा सकता।
सबसे छोटी वरदा को सरोज से इसलिए द्वेष था कि सारा घर सरोज को हाथों हाथ लिए रहता था। वह चाहती थी जिस बीमारी में इतना स्वाद है वो उसे ही क्यों न हो जाती। गोरी सी, गर्वशील, स्वस्थ, चंचल आंखों वाली बालिका थी जिसके मुख पर प्रतिभा की झलक थी। सरोज के सिवा उसे सारे संसार से सहानुभूति थी। सरोज के कथन का विरोध करना उसका स्वभाव था। बोली, दिन भर दादाजी बाजार भेजते रहते हैं, फुर्सत ही कहाँ पाता है। मरने को छुट्टी तो मिलती नहीं, पड़ा पड़ा सोएगा। सरोज ने डांटा, दादाजी उसे कब बाजार भेजते हैं री? झूठी कहीं की। रोज भेजते हैं, रोज। अभी तो आज ही भेजा था। कहो तो बुलाकर पुछवा दूं। पुछवाएगी, बुलाऊं? मालती डरी, दोनों गुज जाएंगी तो बैठना मुश्किल कर देंगी। बात बदल कर बोली, अच्छा खैर, होगा। आज डॉक्टर मेहता का तुम्हारे यहां भाषण हुआ था। सरोज ने नाक सिकोड़कर कहा, हुआ तो था, लेकिन किसी ने पसंद नहीं किया। आप फरमाने लगे, संसार में स्त्रियों का क्षेत्र पुरुषों से बिल्कुल अलग है। स्त्रियों का पुरुषों के क्षेत्र में आना इस युग का कलंक है। सब लड़कियों ने तालियां और सीटियां बजानी शुरू की। बेचारे लज्जित होकर बैठ गए। कुछ अजीब से आदमी मालूम होते हैं। आपने यहां तक कह डाला कि प्रेम केवल कवियों की कल्पना है, वास्तविक जीवन में इसका कहीं निशान नहीं। लेडी हुक्कू ने उनका खूब मजाक उड़ाया। मालती ने कटाक्ष किया, लेडी हुक्कू ने? इस विषय में वो भी कुछ बोलने का साहस रखती है। तुम्हें डॉक्टर साहब का भाषण आदि से अंत तक सुनना चाहिए था। उन्होंने दिल में लड़कियों को क्या समझा होगा? पूरा भाषण सुनने का सब्र किसे था? वो तो जैसे घाव पर नमक छिड़कते थे। फिर उन्हें बुलाया ही क्यों? आखिर उन्हें औरतों से कोई वैर तो है नहीं। जिस बात को वे सत्य समझते हैं उसी का तो प्रचार करते हैं। औरतों को खुश करने के लिए वे उनकी सी कहने वालों में नहीं हैं। और फिर अभी ये कौन जानता है कि स्त्रियां जिस रास्ते पर चलना चाहती हैं वही सत्य है। बहुत संभव है आगे चलकर हमें अपनी धारणा बदलनी पड़े। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली की महिलाओं के जीवन आदर्श बतलाए और कहा, शीघ्र ही वीमेंस लीग की ओर से मेहता का भाषण होने वाला है। सरोज को कुतूहल हुआ, मगर आप भी तो कहती हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के अधिकार समान होने चाहिए। अब भी कहती हूं, लेकिन दूसरे पक्ष वाले क्या कहते हैं ये भी तो सुनना चाहिए। संभव है मैं गलती पर हूं। यह लीग इस नगर की नई संस्था है और मालती के उद्योग से खुली है। नगर की सभी शिक्षित महिलाएं उसमें शरीक हैं। मेहता के पहले भाषण ने महिलाओं में बड़ी हलचल मचा दी थी और लीग ने निश्चय किया था कि उनका खूब दंडाशिकन, दांत तोड़ने वाला जवाब दिया जाए। मालती ही पर यह भार डाला गया था। मालती कई दिन तक अपने पक्ष के समर्थन में युक्तियां और प्रमाण खोजती रही। और भी कई देवियां अपने भाषण लिख रही थी। उस दिन जब मेहता शाम को लीग के हॉल में पहुंचे तो जान पड़ता था हॉल फट जाएगा। उन्हें गर्व हुआ। उनका भाषण सुनने के लिए इतना उत्साह, और वो उत्साह केवल मुख पर और आंखों में न था। आज सभी देवियां सोने और रेशम से लदी हुई थी, मानो किसी बारात में आई हों। मेहता को परास्त करने के लिए पूरी शक्ति से काम लिया था, और ये कौन कह सकता है कि जगमगाहट शक्ति का अंग नहीं है। मालती ने तो आज के लिए नए फैशन की साड़ी निकाली थी। नए काट के जंपर बनवाए थे और रंगरोपण और फूलों से खूब सजी हुई थी, मानो उसका विवाह हो रहा हो। वीमेंस लीग में इतना समारोह और कभी न हुआ था। डॉक्टर मेहता अकेले थे, फिर भी देवियों के दिल कांप रहे थे। सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। सबसे पीछे की सफ में मिर्जा और खन्ना और संपादक जी भी विराजमान थे। राय साहब भाषण शुरू होने के बाद आए और पीछे खड़े हो गए। मिर्जा ने कहा, आ जाइए आप भी, खड़े कब तक रहिएगा? राय साहब बोले, नहीं भाई, यहां मेरा दम घुटने लगेगा, तो मैं खड़ा होता हूं। आप बैठिए। राय साहब ने उनके कंधे दबाए, तकल्लुफ नहीं, बैठे रहिए।
मैं थक जाऊंगा तो आपको उठा दूंगा और बैठ जाऊंगा। अच्छा मिस मालती सभानेत्री हुई। खन्ना साहब कुछ इनाम दिलवाइए। खन्ना ने रोनी सूरत बनाकर कहा। अब मिस्टर मेहता पर ही निगाह है। मैं तो गिर गया। मिस्टर मेहता का भाषण शुरू हुआ। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूं तो आपको कोई बात खटकती नहीं। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं। लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है। उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वो अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं। मैं कितनी ही बार ये भाव व्यक्त कर चुका हूं। मेहता आगे बढ़े, इसलिए जब मैं देखता हूं हमारी उन्नत विचारों वाली देवियां उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और कलह और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुशेद बोले, अब कहिए। मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर। बिजली संपादक ने नाक सिकोड़ी। अब वे दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थी। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता है। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री के रूप में स्त्री के कर्म करते देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिले तो पूछूं, अब कहिए। मेहता आगे बढ़े। मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ मानता हूं, उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ मानता हूं। अगर हमारी देवियां सृष्टि और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती है तो उससे समाज का कल्याण न होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूं। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी दानवी कीर्ति को अधिक महत्व दिया। वो अपने भाई का स्वत्व छीन कर और उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाई। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सशस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वो अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर और उसे अपनी असीसों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती है तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझा और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन दिन बढ़ती गई। और आज हम देख रहे हैं कि ये दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेती को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इस दानवलीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी? मैं आपसे विनती करता हूं, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए। आप अपने धर्म का पालन किए जाइए। खन्ना बोले, मालती की तो गर्दन नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ ही है। बिजली संपादक बिगड़े मगर कोई नई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं उटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की। संसार ने उन्नति की पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धिबल से, तेज से। खुशेद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिएगा या अपनी ही गाए जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में नहीं हूं जो कहते हैं
स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना नहीं कर सकता। ये वो असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है। मैं आपको सचेत किए देता हूं कि आप इस जाल में न फंसे। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श है। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं, उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही कहते हैं जो इनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टीका की, लेकिन बातें सभी पुरानी हैं, सड़ी हुई। पुरानी बात भी आत्मबल के साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपए हर महीने फटकार कर विलास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु नहीं रह सकती। ये केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा। ये क्यों खुली जा रही हैं? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुशेद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेगा। आधा मैदान तो उसने अभी मार लिया है। खन्ना खिसियाकर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने ऐसी कितनी चिड़िया फंसाकर छोड़ दी है। राय साहब ने खुशेद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं। सच कहना, कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेम छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहता है, जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कारक हुए हैं वे सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं वे सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीति के आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े सब कुछ पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों बड़ों के समूहों ने मिलकर किया क्या? महात्माओं और धर्म प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और क्या किया? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी अब केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडहर रह गए हैं और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के सिवा और क्या समस्या हल कर दी? पुरुषों की रची हुई इस संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुशेद ने उनका हाथ पकड़कर बैठाया, आप भी संपादकजी निरा पोंगा ही रहे। अजी ये दुनिया है जिसके जी में जो आता है बकता है। कुछ लोग सुनते हैं और तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे और दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। यहां बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सतियों की सी बात सुनकर किसका जी न जलेगा। ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूं, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देखकर हंस को ये शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो आप उसे बधाई देंगी। हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, उतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उतने तेज पंख नहीं है और उतनी तेज रक्त की प्यास नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएंगी। फिर भी वह बाज बन सकेगा या नहीं, इसमें संदेह है। मगर बाज बने या न बने, वो हंस न रहेगा। वो हंस जो मोती चुगता है। खुशेद ने टीका की, ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नरबाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर आप फिलासफर बनते हैं, इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलासफर की दुम है। फिलासफर वह है जो। ओंकारनाथ ने बात पूरी की।
जो सत्य से जौभर भी न टले। खन्ना को ये समस्या पूर्ति नहीं रुची। मैं सत्यवत्य नहीं जानता। मैं तो फिलासफर उसे कहता हूं। जो फिलासफर हो सच्चा। खुशेद ने दाद दी। फिलासफर की आपने कितनी सच्ची तारीफ की है। वाह सुभान अल्लाह। फिलासफर वह है जो फिलासफर हो। क्यों न हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। मैं नहीं कहता देवियों को शक्ति की जरूरत नहीं है और पुरुषों से अधिक। लेकिन वो विद्या और वो शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या और वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल हो जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। क्या आप समझती हैं वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों में और अदालतों में ज़बान और कलम चलाने से? इन नकली, अप्राकृतिक, विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वो अधिकार छोड़ देना चाहती है जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी। अब न रहा गया। पुकार उठी, हमें वोट चाहिए, पुरुषों के बराबर। और कई युवतियों ने हाक लगाई, वोट वोट। ओंकारनाथ ने खड़े होकर ऊंचे स्वर से कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची हो। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोक पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की होंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वो क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहां संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती है जहां मनुष्य पीसा जाता है, जहां उसका रक्त निकाला जाता है? मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही तो उनमें बगावत की ये स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया है, लेकिन उसका ये जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका सदुपयोग करें और पुरुषों को उनका दुरुपयोग करने से रोके।